नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास भरी खबरों के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश भर से विद्यार्थी, कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार भी प्रदान किया। वहीं आपको बताते चले, अधिवेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना बताया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में 71वें अधिवेशन में देश भर से पधारे सभी अपने विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आज इस अवसर पर प्रोफेसर यशवंत राव केलकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले श्री श्रीकृष्ण पांडे जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में उनके द्वारा अनेक काम जो आज समाज में किए जा रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चाहे वो बाल भिक्षावृत्ति निर्मूलन हो, मनोरोगियों की सेवा हो, कारागार बंदियों के पुनर्वास की दिशा में किया जाने वाला कार्य हो। और ये सच में हमारे लिए समाज में उत्तरदायित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण श्री पांडे जी ने अपने कामों से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। साथियों, ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन, इसका आतिथ्य समस्त उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी कार्यकारिणी को, पूरी टीम को अपनी ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देश के कोने कोने से आए युवा तरुणाई के मध्य में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सच में बहुत अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सभी जहां शिक्षा ग्रहण करते हुए परिषद के कार्यकर्ता के रूप में देश की सेवा के प्रति आपका इस समर्पण, समाज के लिए काम करना, विद्यार्थियों के बीच में काम करना, समन्वय बनाना, ये हमारे सभी युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अनेक हमारे कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं कल देख रहा था कि वैसे तो जब से यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी प्रारंभ हुई तब से ही मन में मुझे भी अपने विद्यार्थी परिषद के समय के किए हुए जो कार्यकर्ता के रूप में, जो परिषद के कार्यकर्ता के रूप में समाज में, छात्र जीवन में जो काम किया, वो सब स्मरण में आया। लेकिन जब यहाँ विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन की तैयारियां प्रारंभ हुई और मनोज जी और एक मैं बीच में आशीष जी ने यहाँ पर पूरी टीम के साथ यहाँ पर बैठक करी तैयारियों के लिए, मुझे उसमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सच में अपने आप में मेरे लिए बहुत एक अलग प्रकार का स्मरण था जिसको शब्दों में कह पाना कठिन था। और मैं कल शाम को देख रहा था जब मैं पूरे देश भर के कार्यकर्ता, देश भर के हमारे विद्यार्थी, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई समुद्र तटों से है, कोई राजस्थान से है, कोई मरुस्थल से है, कोई मध्य क्षेत्र से आया है। और बिहार वालों का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो वहां पहुंचते ही जो है, और संयोग से हमारे आज के अधिवेशन में जो यहाँ अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी, उन्होंने बिहार को बहुत नजदीक से इस बार देखा है। वो पूरे बिहार के प्रभारी के नाते उन्होंने पूरे बिहार के हुए चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसका वहां पर संचालन भी किया। सच में
इस अधिवेशन में देखने को जो मिलता है वो विचारों की एकता, राष्ट्र भाव की शक्ति से हम सबको एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम कोई संगठन करता है इस प्रकार से छात्रों के बीच में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। और कल जब आप सब लोग मिल रहे थे तो ऐसा अधिवेशन जिसमें हम लोगों ने भी कई सारी ऐसी शोभा यात्रा में भाग लिया, उन सबका मुझे स्मरण हो रहा था। मैं भी आप सबकी तरह ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर, विद्यार्थियों के बीच में रहकर, छात्रों के बीच में रहकर विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी परिषद की सोच थी उसको विद्यार्थियों के बीच में ले जाने का काम उनके बीच में सक्रियता से करता रहा हूं। और उन अनुभवों ने न केवल सच में बहुत कुछ सीखने का जो अवसर है, आज जो मैं प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में योगदान दे पा रहा हूं, तो उसमें एक बहुत बड़ा अगर किसी का प्रभाव मेरे अंदर है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अनुभव है। और आज भी जो मूल्य और आदर्श मेरे जीवन के आदर्शशिला की तरह हैं, जो मुझे प्रतिदिन अनुशासन के साथ साथ सेवा पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही है जिस संगठन ने सच में सबसे पहले हमें समाज के बीच में काम कैसे किया जाता है ये शिक्षा देने का काम किया, संस्कार देने के काम किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन कोई एक सामान्य अधिवेशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र यज्ञ है। और इस पवित्र यज्ञ के प्रति समर्पित हमारे पूरे देश भर के आए हुए युवाओं का एक महासंगम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंच से निकलने वाले विचार, संकल्प राष्ट्र निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और देश के विकास और सामाजिक प्रगति को नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, ये वर्ष हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का ये शताब्दी वर्ष भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों की जो तपोमय यात्रा है उसके माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रभावित की जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना की अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। और संघ की दिव्य धारा से ही 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब देश एक नए युग की ओर बढ़ रहा था, ऐसे समय में राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार और सांस्कृतिक जागरण के लिए संगठित, जागरूक, संस्कारित और राष्ट्रवादी जो उस समय छात्र शक्ति की आवश्यकता थी, छात्रों के बीच में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो छात्रों के बीच में जाकर राष्ट्र भावनाओं को प्रथम मानकर काम करने वाले, छात्रों को देश सेवा के लिए प्रेरित करे, देश के लिए कुछ काम करने के लिए प्रेरित करे। इसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरु जी ने उस समय कुछ स्वयंसेवकों के साथ समर्पित युवाओं और शिक्षकों को विद्यार्थी परिषद की आधारशिला रखने की जिम्मेदारी सौंपी। और श्रद्धेय बलराव माधोक जी, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी, ज्ञानशील एकता के त्रिदेव सिद्धांत को अपनाकर विद्यार्थी परिषद को एक संगठित, राष्ट्रवादी, चरित्रवान छात्र शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय एक पौधे के रूप में रोपा गया ये छोटा सा पौधा आज दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन बन गया है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसने 7 दशक से भी अधिक समय तक व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य अनवरत रूप से आगे बढ़ाया है। और विद्यार्थी परिषद केवल छात्र मुद्दों तक ही सीमित नहीं रहा है। जब जब समाज को, देश को जैसी आवश्यकता हुई है, उस आवश्यकता के अनुसार
विद्यार्थी परिषद ने देश और समाज के सामने आने वाली हर चुनौती को अपनी चुनौती मानकर मैदान में उतरकर उन चुनौतियों का सामना किया है, उन चुनौतियों पर काम करने का काम किया है। परिषद ने छात्र शक्ति को जागृत, संगठित और संस्कारित करने का कार्य किया है ताकि वो चरित्रवान, कर्तव्यनिष्ठ और राष्ट्रभक्त नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपना योगदान दें। विद्यार्थी परिषद ने युवा पीढ़ी को सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना को उनके अंदर पूरी तरह से रोपित करने का काम किया है। देश के प्रत्येक कोने में आज शिक्षा के मंदिरों से लेकर देश की सीमाओं तक परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होकर अपना योगदान दे रहे हैं। और परिषद एक ऐसा संगठन है जो विद्यार्थियों के बीच में रहकर उनमें समाज, राष्ट्र के सम्मुख आने वाली चुनौतियों को अपना मानकर डट कर मुकाबला करने के लिए इस भावना को विकसित करने का काम कर रहा है। जब भी समाज को, राष्ट्र को, छात्र छात्राओं की जरूरत पड़ी है, तब विद्यार्थी परिषद ने ढाल बनकर चुनौतियों का सामना किया है, देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। और इसी वर्ष हम लोगों ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने के संबंध में पूरे देश भर के अंदर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आपातकाल के समय में विद्यार्थी परिषद की भूमिका भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों से अंकित की जाएगी। हजारों कार्यकर्ताओं ने जेलें भरी, यातनाएं सही, अंधकार के उस काले दौर में भी, लेकिन लोकतंत्र की लौ को कम नहीं होने दिया, उसको बुझने नहीं दिया। विद्यार्थी परिषद ने बीते 7 दशकों में विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद ने अपने स्थापना काल से ही समाज और राष्ट्र हित में बड़े परिवर्तन लाने की अद्भुत अग्रदूत के रूप में हमेशा काम किया है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के भीतर राष्ट्रवाद की अलग को जगाने का अतुलनीय कार्य किया है। आज हम पहले पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जाते थे, मैं भी पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने का मुझे अवसर मिला है, तो वहां पर भारत माता के नारे जितनी जोर से आज लगते हैं उसमें बहुत न्यूनता होती थी। अगर आज पूरे देश के अंदर भारत माता के जय का नारा देने का काम और प्रत्येक विद्यार्थी के होंठों पर कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो वो जयकार, भारत माता की जय का नारा देने का काम भी आप जैसे परिषद के कार्यकर्ता ही करते हैं। और विश्व में कोई ऐसा संगठन नहीं है, विश्व में कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास युवाओं की इतनी बड़ी टीम हो जितनी परिषद के पास है। इसलिए साथियों अब हमें अपनी इस शक्ति को भारत के निर्माण में लगाना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगाना है। साथियों, आज भारत की युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने प्रतिभा से, अपने संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि फिर से जो हम बार बार कहते हैं, भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। उस मार्ग पर भारत आगे बढ़ चुका है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा शक्ति ऊर्जा के असीम सागर के समान है। युवाओं के अंतर अनंत ऊर्जा है और उनकी जो क्षमता है वो अनंत है। मेरा मानना है इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करके ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं।
साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कर्मशील नेतृत्व, एक विजनरी दूरदर्शी नेतृत्व, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा की क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हमने राज्य के अंदर अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जो देश के आज़ाद होने के बाद देश के लोग जिसकी प्रतीक्षा करते थे। हमने सबसे पहले ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि यहाँ राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए हमने एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया है। इसके साथ ही हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी यहाँ लागू किया है। उसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। एक में भी, किसी में भी कोई नकल का मामला नहीं आया, सब पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं जो हमारा विचार है, हमारा संकल्प है और विद्यार्थी परिषद के समय से जिन बातों को हम लोग सुनते आए, जिनको मन में हमारे घर कर गया, अंदर घुस गया, जो प्रशिक्षण, शिक्षा, संस्कार मिला, उसको आगे बढ़ाते हुए कि देवभूमि का देवत्व बना रहे, उसके लिए हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान हो, धर्मांतरण रोकने का अभियान हो या दंगा रोकने का कानून हो, ये सारे ही कानून हमने बनाया है। अभी हाल ही में हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी पूरी तरह से यहाँ समाप्त करने का निर्णय लिया है। हमने लैंड जिहादियों से यहाँ की सरकारी भूमि को मुक्त करवाते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीनों को हमने लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, अभी आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी हमारे राज्य के अंदर जो विंटर टूरिज्म हमने शुरू किया है, शीतकालीन यात्रा, उसका भी उन्होंने आज की मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया है कि, और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए करता हूं कि पिछले वर्ष हमने शीतकालीन यात्रा यहाँ प्रारंभ की थी और उस शीतकालीन यात्रा एक हमारा नवाचार था। मैं देख रहा हूं, मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियो में देखा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे विद्यार्थी इस बात का अफसोस जताते दिखे कि अधिवेशन के समय पवित्र 4 धामों के कपाट बंद रहते हैं। ये सच है, जब हमारा अधिवेशन आयोजित हो रहा है उस समय 4 धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं। इस कारण यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से 4 धामों के दर्शन की व्यवस्था की गई है। लेकिन साथियों, आप लोग 4 धाम की शीतकालीन जो गद्दी हैं, जो शीतकालीन प्रवास स्थल हैं, जैसे भगवान केदारनाथ जी का शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर में होता है, ओंकारेश्वर मंदिर में, और उसी प्रकार से पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ जी का, या जोशीमठ में या खरसाली यमुनोत्री जी का, और मुखवा हर्षिल गंगोत्री जी का, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले वर्ष आकर उस स्थल के दर्शन किए थे। वो स्थान हमारे शीतकालीन गद्दियां वहां पर प्रवास करती हैं और जहां जहां ये विराजमान होती हैं शीतकालीन में, वहां की यात्रा भी उतनी ही पुण्य प्रदान करने वाली होती है, उतनी ही पवित्र होती है। इसलिए हमने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है ताकि शीतकाल के समय में भी उत्तराखंड की इस आध्यात्मिक जो यात्रा होती है, अध्यात्म का एक स्वरूप है, उसका आप सब
आनंद ले सकें। देशवासियों के लिए हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात था उसमें अनेक देशों में जैसे उन्होंने देशों का जिक्र किया है कि विंटर फेस्टिवल, स्कीइंग, फैमिली स्नो पार्क जैसे अनुभवों को। तो वही खबर सामने आ रही है, थराली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। एक महीने में दूसरी बार महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप का केंद्र चमोली के जमीन के 5 किलोमीटर नीचे रहा। जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई और वे घबराकर घरों से बाहर निकल आए। वहीं जानकारी के अनुसार भूकंप सुबह 10:27 पर आए। झटके कर्णप्रयाग, नारायणबगड़ और थराली और देवाल क्षेत्र में भी महसूस किए गए, जहां भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि भूकंप का केंद्र चमोली के आसपास रहा। फिलहाल कहीं से किसी नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। जहां आपको बताते चले, थराली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तराखंड में एक बार फिर आया भूकंप। सुबह 10:27 पर आया भूकंप। तो आपको बताते चले, थराली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, जहां जानकारी के अनुसार भूकंप सुबह 10:27 पर आया। साथ ही आपको बताते चले, थराली में महसूस किए भूकंप के झटके, जहां लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील बताया जा रहा है। उत्तराखंड जोन 6 में हुआ शामिल। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानचित्र किया जारी। पहले जोन 4 और 5 में आता था उत्तराखंड। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ संवेदनशील बताए जा रहे थे। वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड एक बार फिर महसूस किए गए उत्तराखंड में भूकंप के झटके, जहां उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील बताया जा रहा है। उत्तराखंड जोन 6 में हुआ करता था शामिल, जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने मानचित्र जारी किया है। पहले जोन 4 और 5 में आता था उत्तराखंड। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है, जहां रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ संवेदनशील माने जा रहे हैं। जहां उत्तराखंड में एक बार फिर आया भूकंप। सुबह 10:27 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड जोन 6 में अब शामिल हुआ, जहां उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता था। तो वहीं उत्तराखंड जोन 6 में हुआ है शामिल। भारतीय मानक ब्यूरो ने मानचित्र भी इसे लेकर जारी किया। पहले जोन 4 और 5 में आता था उत्तराखंड। वहीं रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ संवेदनशील बताए जा रहे हैं। तो वहीं हल्द्वानी शहर में सुरक्षा जांच के दौरान मौलाना आसिम कासमी को हिरासत में लिया गया। मौलाना को उनके कुछ सहयोगियों के साथ पकड़े जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने विस्तृत पूछताछ की। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं मौलाना आसिम कासमी पलुनपुरा स्थित बिलाली मस्जिद के इमाम हैं। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों ने उनका मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया, ताकि देश विरोधी संगठनों से संभावित संपर्क की पुष्टि की जा सके। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना और उनके सहयोगियों पर देश विरोधी संगठनों के संपर्क रखने का भी शक जताया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं के तहत ये कार्यवाही की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए बुलाया गया था और जो लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह भी वो ले गए थे और जो पूछताछ हुई उसको ऑपरेट किया गया। तो वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग के हरिद्वार फेरूपुर खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण में देश रक्षक, तिहारा, बूढ़ी माता मंदिर, तिराहा, राजा गार्डन, मैंगो फार्म और बस और आपको बताते चले, एस बैंक और जिया पोटा क्षेत्र में अत्यधिक ट्रैफिक दबाव और दुर्घटना संभावित स्थल पाए गए। टीम ने लिम्बर और रंबल शिफ्ट मीडियम पार्किंग और साथ ही आपको बताते चले मार्किंग के साथ कैट आईजी और चेतावनी संकेतकों को पुनर्स्थापना की सिफारिश की। कई आबादी वाले हिस्सों में अतिक्रमण हटाने और स्कूलों के पास स्पीड लिमिट लागू करने की जरूरत जताई है। अक्सर का जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें हरिद्वार से फेरीपुर तक का जो सेक्शन है, उस पे आज परिवहन विभाग, पुलिस
और पीडब्ल्यूडी की टीम ने एक संयुक्त निरीक्षण किया है, जिससे कि वहाँ पे हो रही दुर्घटनाओं के कारण जाना जा सके और उनके निराकरण के लिए क्या क्या सोल्यूशन वहाँ पे किए जा सकते हैं, उसकी एक संस्तुति की जाए। जो हमारी रोड सेफ्टी कमिटी होती है, उसके समक्ष ये संस्तुति की जाएगी और वहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार उस रोड पे सेफ्टी मेजर्स लेने के फैसले लिए जाएंगे। सर आने वाले, हाँ, अभी जितने भी हमारे यहाँ पे रोड्स हैं फंक्शनल हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, या चाहे वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी हो, हम एक अभियान के तौर पे सभी रोड्स का निरीक्षण करेंगे। अभी ये जो हमारा पर्टिकुलर मार्ग है, इस पे ज्यादा एक्सीडेंट्स की खबरें जैसे कि आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। अभी परसों भी वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी एक मांग थी, और उस स्थान पे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। तो वहीं देहरादून आबकारी विभाग ने ऋषिकेश के पास रायवाला में बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध शराब तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार स्कूटी सवार मुकेश कुमार को 24 पवे और आपको बताते चले मैकडॉवल विस्की, 12 आधे विस्की और 35 ट्रिका पैक माल्टा देसी शराब के साथ धर दबोचा गया। आबकारी विभाग ने बताया कि इस प्रकार की तस्करी शराब से संबंधित अपराधों को बढ़ावा देती है और इसका असर सामाजिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।